अनसंग फैक्ट्स में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महामारी के बारे में जिसने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया। आज हम असहज से दिखाई देते हैं, असमर्थ से दिखाई देते हैं। मुझे ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि पूरी दुनिया दिखाई देती है, हम भारतवासी नहीं, क्योंकि हम योग को मानते हैं और हमारे आयुर्वेद में उसका इलाज है। लेकिन बहुत से राजनीतिक कारण और व्यापारिक कारणों की वजह से उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि अगर आयुर्वेद सक्सेस हो गया तो कितना मिलियंस का व्यापार बर्बाद हो जाएगा। तो उसको हम छोड़ते हैं और आइए देखते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसको आम भाषा में हम आज देख रहे हैं, कैसे फैलता है, कैसे क्या होता है उससे, उसको हम थोड़ा समझेंगे। बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई कोविड-19 के कुछ सबसे सामान्य लक्षण होते हैं, परंतु ये बीमारी शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से हिस्सों को ये प्रभावित करती है। कोरोना वायरस जानवरों की कई प्रजातियां जैसे ऊंट और चमगादड़ में उपस्थित है। वायरस के उत्परिवर्तन मनुष्य को भी संक्रमित किया है। इसने मनुष्य को भी संक्रमित किया है और भारत में करीब 20 लाख हो गए हैं आज। मनुष्यों में होने वाली बीमारियों के पिछले प्रकोप गंभीर रूप से गंभीर हैं। वे आमतौर पर तेजी से फैलते हैं और कुछ लोगों में मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, मतलब SARS, इसको बोलते हैं हिंदी में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, जो 2002 में महामारी का कारण बना। वायरस के परिणाम स्वरूप लगभग 8,439 मामले आए और 812 लोगों की मौतें हो गई। कोविड-19 नामक बीमारी का प्रकोप नोवेल कोरोना वायरस का परिणाम है, जिसे अब SARS-CoV-2 का नाम दिया गया है, जो दुनिया के कई हिस्सों में अत्यंत तीव्रता से प्रसारित हुआ है। अब तक मिले साक्ष्यों से ये ज्ञात हुआ है कि कोविड-19 प्रतिरक्षा प्रणाली को ओवरस्ट्रीम कर सकता है। अब देखते हैं कैसे वो ओवरस्ट्रीम कर सकता है अब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को। तथा कुछ रोगियों में डॉक्टर ने अपने मरीज के पैर में सूजन भी देखी है। अमेरिका और यूरोप की कुछ कंट्रियों में डॉक्टर ने अपने जो रोगी हैं उनके पैरों की उंगलियों में सूजन भी देखी जाती है। एक जैसे हम जानते हैं जो उंगलियां होती हैं उनकी त्वचा होती है, उनका रंग बदलना बताता है कि आपकी त्वचा में कोई बीमारी तो नहीं है, उसे डॉक्टर पता कर लेते हैं। तो उस पर भी लोग रिसर्च करते हैं। तो अभी उनकी उंगलियों में सूजन आ गई है, तो उनकी कुछ अभी उस पर रिसर्च चल रही है। कुछ रोगियों में ये लक्षण भी देखे गए हैं। अब देखते हैं शरीर के विभिन्न भाग पर कोविड-19 के प्रभाव को समझते हैं। ये सर्वविदित हो गया है कि सभी आयु वर्ग के लोग इस बीमारी के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। यहाँ तक कि किशोरों सहित कुछ युवाओं की बीमारी के कारण, मतलब किशोरों में भी ये बीमारी आई है और वो लोग इतना डिप्रेस्ड हो गए, उन्होंने आत्महत्या भी कर ली है। ऐसी खबर भी हमें आई है। इससे पहले अप्रैल में शोध ने सुझाव दिया था कि कुछ रोगियों में इसे साइटोकिन स्टॉर्म के रूप में जाना जा सकता है। साइटोकिन स्टॉर्म को हम समझते हैं क्या होता है। इस तरह के स्टॉर्म की विशेषता प्रतिरक्षा कोशिका, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, और स्वयं साइटोकिन्स के अति प्रवाह से होती है, जो हानिकारक हो सकती है, क्योंकि प्रतिरक्षा कोशिकाओं की अधिकता स्वरूप ऊतक को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब ज़्यादा प्रतिरक्षा कोशिकाएं होंगी, उसी से कोरोना वायरस मिल जाएगा, तो वो क्या करेगी, स्वस्थ ऊतक को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। आदर्श रूप से एक बार रोगजनक द्वारा शरीर को संक्रमित करने के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर किया जाता है। मतलब अगर जैसे आपको चोट लगी है तो प्रतिरक्षा प्रणाली तुरंत एक्टिव हो जाती है, कहाँ चोट लगी है, उसको भरने की कोशिश करने लगती है। प्रतिरक्षा कोशिकाएं संक्रमण या चोट के स्थान पर पहुंचती हैं और मरम्मत करने लगती हैं। पर कोविड के मामले में प्रतिरक्षा कोशिकाओं की अधिकता स्वस्थ ऊतक को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर रही है। दिक्कत ये आ रही है, मतलब जो पहले वो जाती थी ना, तो अभी कोविड के अगर वहाँ पे जा रहा है तो जो स्वस्थ ऊतक है उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो CSS को 1918-1920 के स्पेनिश फ्लू दोनों के मामले से भी जोड़ा जा रहा है। स्पेनिश फ्लू आया था 1918-1920 में, उसमें 50 मिलियन से अधिक लोगों को मार डाला था उसने। और हाल के वर्षों में H1N1 स्वाइन फ्लू और H5N1 बर्ड फ्लू भी आए। इन दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है, H1N1 स्वाइन फ्लू से भी और बर्ड फ्लू से भी। तो CSS को सही समय पर ना पहचाना जाए तो सिंड्रोम कई अंग विफलता, सेप्सिस और मृत्यु भी हो सकती है। कोविड का पैर की उंगली पर प्रभाव क्या है वो देखते हैं।
तथाकथित कोविड पैर की अंगुली के कुछ मामले, मैंने तथाकथित बोला है, मतलब से भी रिसर्च चल रही है। अंगुली के कुछ मामले स्पेन और अमेरिका में आए हैं। त्वचा की स्थिति को पैर की उंगली के बैगनी, नीले या लाल मलिनीकरण और कभी उंगलियों द्वारा भी चित्रित किया जाता है। हालांकि इसका कोविड-19 से सीधा संबंध है कि नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में 375 रोगियों में अस्पष्टीकरण त्वचा की अभिव्यक्तियों के बारे में एक अध्ययन का उल्लेख किया गया था, जिसमें कोविड-19 रोगी मिले। 375 रोगियों में रोगी मिले जो कोविड-19 की पैर की उंगलियां सूजी हुई थी। अध्ययन वर्णित त्वचा की स्थिति के 5 पैटर्न में से शोधकर्ताओं ने उनमें से 19% में पैरों की उंगलियों पर प्रभाव देखा। बच्चों में मल्टी सिस्टम सूजन, बच्चों में भी ये पाया गया है। बच्चों ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों को बहुत छोटा एक उपसमूह बनाया है बच्चों ने। सिचुआन प्रांत के साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी और बर्थ डिफेक्ट्स क्लिनिकली रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा 31 मार्च 2020 बर्थ डिफेक्ट्स क्लिनिकली रिसर्च सेंटर, सिचुआन प्रांत के साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी और बर्थ डिफेक्ट्स क्लिनिकली रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा 31 मार्च 2020 को प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि वायरस में संक्रमित बच्चों में वयस्क के मुकाबले तेजी से रिकवरी होती है। यूके बाल चिकित्सा के गहन देखभाल सोसाइटी ने कहा कि इसने मल्टी सिस्टम सूजन के साथ सभी उम्र के बच्चों की संख्या में वृद्धि देखी है। ये दुर्लभ बीमारी रक्त वाहिकाओं की सूजन का कारण बनती है, जिससे निम्न रक्तचाप होता है। ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है क्योंकि ये फेफड़ों और अंगों में तरल पदार्थों का निर्माण करता है और स्थिति कावासाकी रोग के समान होती है, जो रक्त वाहिकाओं की एक तीव्र सूजन वाली बीमारी है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। अब ये देखते हैं इसका न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन क्या है कोविड-19 का। जामा न्यूरोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक पेपर में शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि वुहान में अध्ययन किए गए अस्पताल में भर्ती हुए कोविड-19 रोगियों के उल्लेखनीय अनुपात में न्यूरोलॉजिकल लक्षण देखे गए थे। इसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है कि जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली और हॉलैंड में लक्षण देखे गए। जेएमए न्यूरोलॉजी अध्ययन द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ न्यूरोलॉजी अभिव्यक्तियों में चक्कर आना, सिर दर्द, बिगड़ा हुआ चेतना, तीव्र मस्तिष्क संबंधी रोग, शरीर के आंदोलनों के पूर्ण नियंत्रण की हानि, बरामदगी, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कुछ अभिव्यक्तियां शामिल हैं, जो स्वाद की भावना में हानि भी शामिल, मतलब ये आपका स्वाद भी खराब करेगा और आपके आपकी चेतना बिगाड़ेगा, आपका मस्तिष्क संबंधी रोग होंगे, सिर दर्द होगा, ऐसे भी लक्षण शामिल हैं। शरीर का जितना भी कंट्रोल है उस पर भी नियंत्रण कर सकता है ये। अब देखते हैं आंत्र की समस्या क्या क्या होती है। हाल ही में रेडियोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 412 कोविड-19 रोगियों में से एक एकल स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती हुए आंत्र असामान्यताओं को 31% सिटी स्कैन में देखा गया, जो 3.2% रोगियों के लिए लिया गया। इस तरह की असामान्यताएं थी। इस तरह की असमानताओं का कारण और अगर वे सीधे कोविड-19 से संबंधित हैं तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आंत्र निष्कर्षों के स्पेक्ट्रम के लिए कुछ संभावित स्पष्टीकरण में प्रत्यक्ष वायरल संक्रमण शामिल है। अभी आंत्र का भी टेस्ट चल रहा है, कंफर्म नहीं है मतलब, लेकिन रोगियों में इस तरह के लक्षण पाए गए हैं आंत्र के भी। अब आगे क्या क्या सीन हो सकता है। कोविड-19 का बदलता लक्षण, जो उसका कोविड-19 वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही है, उसका मेन रीजन यही है, वो लक्षण अपने जो गुण है, लक्षण है, साइंटिस्ट एक चीज़ उसको देख के, उसके सिम्टम देख के रिसर्च करते हैं, वो अपना लक्षण बदल लेता है। उसका बदलता लक्षण ही वैक्सीन के निर्माण न होने का मुख्य कारण है। ये भारत ही नहीं, विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। आइए एक वीडियो भी देख लेते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में। This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself.
A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles, which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you might expel them by coughing. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells, and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected, or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition. While this all sounds scary, the push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains 8 versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response.
Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all this will take time, stay home if you can to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. This video was a collaboration between Nucleus Medical Media and वीडियो में बस इतना ही, कोरोना के बारे में इतनी जानकारी। अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।